गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने पूरे डिस्कस करे बेटा, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब बेटा हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। बेटा अगला जो टॉपिक है वो आता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होते हैं बेटा, बात समझ के देखना मेरी। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी construed either as a promissory note or a bill of exchange, the holder has the option to treat the instrument either as a promissory note or a bill of exchange. Once the holder exercises such option, instrument shall thereafter be treated accordingly. बेटा आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ होते क्या है बेटा। देखो, ambiguous instruments बेटा, अगर आपको याद हो ना तो मैंने आपको बेटा प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में बेटा कुछ डिफरेंसेस बताए हुए हैं। जैसे प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे, इट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे, वेयर एज बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे। ठीक है बेटा। अब एक बार बताओ बेटा, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है बेटा, प्रॉमिस कौन देगा? पे करने का प्रॉमिस कौन देगा? जिसने पैसा देना है या जिसने लेना है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, प्रॉमिस तो वो करेगा ना जिसने पैसा देना है। तो प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय पर्सन हु ओज मनी, who owes money to another person, यानी डेटर। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो डेटर, who owes money to another person, जिसने पैसा देना है। बेटा डेटर ने पैसा देना होता है ना, तो प्रॉमिसरी नोटिस प्रिपेयर्ड बाय डेटर, जिसने पैसा देना है। वेयर एज बेटा अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर, ऑर्डर वो देगा जिसने पैसा लेना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाय क्रेडिटर। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिटर बनाता है, दैट इज टू होम मनी इज टू बी पेड, टू होम मनी इज टू बी पेड। बात समझ आई बेटा? तो ये बेटा दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बेटा कई बार पता है होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करा गया है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या करा है, इशू। लेकिन बेटा दूसरी पार्टी को ये नहीं समझ आ रहा है कि वो प्रॉमिसरी नोट है या वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। मतलब बेटा देयर इज सर्टेन एम्बिग्विटी, देयर इज सर्टेन एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब बेटा क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। देयर इज अ कंफ्यूजन कि वो जो नोट दिया गया है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, वो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको बेटा एग्जांपल देके बताता हूं, देखो अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। अज्यूम करो बेटा ए और बी। बेटा ए ने ना बी के कुछ पैसे देने थे। किसने पैसा देना है बेटा? ए ने बी को देना है। ए ने बी को पैसा देना है। ए ओज ₹10,000 टू बी। ठीक है बेटा, तो ए ने पैसा देना है, मतलब बेटा ए हमारा डेटर और बी को पैसा देना है तो बी क्रेडिटर। ठीक है, अब सुनो, ए ने बेटा बी को इशू करा एक प्रॉमिसरी नोट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ए ने बी को इशू करा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो सुनो,
बेटा अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मेट याद हो तो यहां पर आता है बेटा मेकर, मेकर का नाम जो बना रहा है बेटा, ठीक है। और पता है बनाओ कौन रहा है, ए बना रहा है जिसने पैसा देना है। फिर इसके नीचे एड्रेस आ जाएगा मेकर का, ठीक है। फिर वो यहां पर लिखेगा, ध्यान से देखना कौन बना रहा है, ए। तो ए ने लिखा आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे बी रुपीज 10,000। I order myself to pay B. I order myself to pay B rupees 10,000. Rupees 10,000. 6 months after date for value received. For value received. ठीक है बेटा। और फिर बेटा यहां पर नाम आ जाता है पेई का, जिसको पैसा मिलना है, ठीक है। तो पेई कौन है, बी, उसका एड्रेस आ जाएगा बेटा। और यहां पर आ जाएगा स्टैंप, किसका, मेकर का। यहां पर मेकर का आ जाएगा स्टैंप। तो ये कुछ बेटा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ए ने किसको इश्यू करा है, बी को। बात समझ आई बेटा। अब नोटिस करो बेटा, नोटिस करो, मेरे को बताओ ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा कौन बना रहा है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा डेटर ने बनाया है, यानी जिसने पैसा दिया है उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। जिसने पैसा देना है, डेटर ने पैसा देना है, वो बना रहा है बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और एक बात और नोटिस करो, प्रॉमिस नहीं दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। प्रॉमिस की जगह बेटा ऑर्डर दिया गया। अब नोटिस करो एक प्रॉब्लम आ गई, सुनो, देखो बेटा लैंग्वेज ही तो चेंज करी है बस। अब नोटिस करो दिक्कत क्या आ गई है। किसने बनाया है ये बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डेटर ने। और बेटा डेटर ने बनाया है, डेटर ने, यानी जिसने पैसा देना है, तो वो तो बेटा क्या बनाता है, प्रॉमिसरी नोट बनाता है। अगर डेटर बना रहा है तो वो तो प्रॉमिसरी नोट है बेटा। डेटर बना रहा है इसका मतलब इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉमिस नहीं दिया, ऑर्डर दिया है। चाहे खुद को दिया लेकिन ऑर्डर दिया है। और बेटा ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट में नहीं होता, ऑर्डर किस में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। बात समझ आई। अब बेटा एक बात नोटिस करो, क्या इस वाले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्लैरिटी नजर आती है आपको? बेटा क्लैरिटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये देखें कि ये बनाया किसने है तो डेटर ने बनाया है, और प्रॉमिसरी नोट हमेशा डेटर बनाता है, इसका मतलब इसे प्रॉमिसरी नोट मानेंगे। लेकिन उसने प्रॉमिस नहीं करा, उसने तो ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट में होता नहीं, ऑर्डर तो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। तो बेटा अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम बेटा किसको है, प्रॉब्लम बी को है। प्रॉब्लम बी को है बेटा, उसे क्लैरिटी नहीं है कि ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। एक पॉइंट तो बताता है कि ये प्रॉमिसरी नोट है, डेटर ने बनाया है, लेकिन एक पॉइंट बताता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि इसमें प्रॉमिस नहीं है, इसमें ऑर्डर है। तो क्लैरिटी नहीं है बेटा, एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन है बेटा। तो ऐसे केस में बेटा लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है ना कि मैं इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज मानूं या प्रॉमिसरी नोट मानूं, तो उस केस में आप उसे
प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, जो मानना चाहते हो आप अपनी मर्जी से आप मान लो। तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी है कि वो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आपकी मर्जी है। आपको उसे प्रॉमिसरी नोट मानना है, प्रॉमिसरी नोट मान के कर लो। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज मानना है, आप बिल ऑफ एक्सचेंज मान के कर लो। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो रूल सिंपल है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया है, इसे हम कहते हैं बेटा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि देयर इज नो क्लैरिटी कि वेदर दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसे हम कहते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। लो बेटा, मेरे ख्याल से बच्चे एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलें आगे चलें बच्चे, आओ देखो। अब इसके बाद है बेटा अगला वाला पॉइंट, सिंपल है, इसमें खास कुछ नहीं है बेटा, देखना। कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेटा हमने करा है, कुछ पार्टीज होती हैं, जैसे ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है। तो बेटा उन्होंने कहा कौन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी बन सकता है। तो बेटा एक रूल मैं आपको बताऊं, सिंपल है। हमने फाउंडेशन लेवल में किया है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर वही हो सकता है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब आप बनाते हो, ड्रॉ करते हो, एक्सेप्ट करते हो, एंडोर्स करते हो, तो इसका मतलब बेटा आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, एंडोर्स कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किस में एंटर हो रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट में। और बेटा कॉन्ट्रैक्ट में वही एंटर हो सकता है इफ ही इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार बताओ मेरे को, मैंने क्या कहा? मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब आप ड्रॉ करते हो, जब आप एक्सेप्ट करते हो, जब आप एंडोर्स करते हो, तो बेटा बात समझना, आप किस में एंटर हो रहे हो? आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। दैट मीन्स यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टी। और आपको अच्छी तरह पता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर सिर्फ कौन हो सकता है बेटा? हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर वो ही हो सकता है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। और आपको अच्छी तरह पता है, आपने फाउंडेशन लेवल पे बेटा पढ़ा हुआ है, कौन होता है बेटा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? पहला, माइनर नहीं होना चाहिए बेटा। दूसरा, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना करा हो, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई ना करा हो। तो अगर आप माइनर भी नहीं हो, अनसाउंड माइंड के भी नहीं हो, आप डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ भी नहीं हो, तो आप बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात बताओ बेटा, समझ आई? ठीक है। तो बेटा मुझे ना एक बात और समझ आती है थोड़ी सी, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा आपको अच्छी तरह पता है माइनर को लेके
इंडिया में बेटा लॉस थोड़े से लिबरल हैं, माइनर को लेके बेटा इंडिया में लॉस थोड़े से लिबरल हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, इस हिसाब से तो ना माइनर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना नहीं सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एंडोर्स नहीं कर सकता इसके हिसाब से। लेकिन अब देखो बेटा उन्होंने अगली बात क्या कही, सुनो ये देखो, अ माइनर मे ड्रॉ, endorse, deliver and negotiate any negotiable instrument. All the parties shall be bound on such negotiable instrument. However, minor shall not be bound on such negotiable instrument. तो बेटा याद रखना, माइनर की अगर बात करूं तो माइनर ड्रॉ, एक्सेप्ट एंड एंडोर्स क्या कर सकता है बेटा? बिल्कुल कर सकता है। ऑल्दो ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो बेटा आपका क्या कर सकता है? ड्रॉ, एक्सेप्ट और एंडोर्स कर सकता है, माइनर कर सकता है बेटा। अच्छा एक बात उन्होंने और कही बेटा, माइनर ने अगर कोई बिल ड्रॉ करा है, एक्सेप्ट करा है, एंडोर्स किया है, तो बेटा जिसके ऊपर ड्रॉ किया है ना, मतलब ड्रॉई, वो बेटा लायबल होगा। लेकिन माइनर को लायबल ठहराया नहीं जा सकता है। तो याद रखना, ऑल पार्टीज आर लायबल, सारी पार्टीज लायबल होंगी बेटा, सारी पार्टीज जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, जिसको एंडोर्स किया गया है, सब लायबल होंगे, बस माइनर लायबल नहीं होगा। माइनर शैल नॉट बी लायबल। आपको पता है बेटा इंडिया में माइनर को लेके लॉज बहुत लीनियंट हैं, इसलिए लॉ कह रहा है माइनर ने अगर किसी के ऊपर ड्रॉ किया है तो वो लायबल होगा, लेकिन माइनर के ऊपर अगर कोई ड्रॉ करता है तो माइनर लायबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है बेटा, एमसीक्यू में आ सकता है ये। ठीक है, तो क्या माइनर बेटा ड्रॉ, एक्सेप्ट, एंडोर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जिसके ऊपर ड्रॉ करेगा वो लायबल होगा। लेकिन अगर माइनर के ऊपर किसी ने ड्रॉ किया है तो वो माइनर लायबल नहीं होगा बेटा ट्रांजैक्शन में। ठीक है, कॉपी कर लो यहां तक। कर लो बेटा, कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो देखो बेटा आगे क्या कह रहा है वो, अ corporation shall not be empowered to make, endorse or accept any negotiable instrument except in such cases as it is empowered to make, endorse or accept any negotiable instrument under the law for the time being in force। बेटा अगर आपको ना थोड़ा सा याद हो तो हमने फाउंडेशन में बेटा पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ना, लॉ ने कुछ लोगों को बेटा स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई किया हुआ है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्विक्ट्स, जो बेटा मुजरिम है, जो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, वो डिस्क्वालीफाइड हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। इंसॉल्वेंट, इसका तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का मतलब ही नहीं उठता, इसके पास देने लेने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, तो ये भी डिस्क्वालीफाइड है बेटा, ये भी डिस्क्वालीफाइड है। इवन बेटा अगर आपको याद हो, कुछ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती हैं बेटा, कुछ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती हैं, और इनके लिए बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती, ये हो सकती हैं बेटा, ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है, लेकिन ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होने की पावर इनको एमओए देता है। पढ़ा है ना बेटा, एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की पावर इनको एमओए देता है तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। तो अगर बताओ एमओए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की पावर देता है तो ये हो सकती हैं, अगर एमओए पावर नहीं देता है तो ये नहीं हो सकती। तो यही रूल बेटा यहां पर अप्लाई होता है। क्या बेटा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस ड्रॉ, एक्सेप्ट, एंडोर्स कर सकती हैं बेटा? यस, अगर उन्हें एमओए क्या देता है बेटा? पावर।
लेकिन अगर एमओए पावर नहीं देता है ड्रॉ एक्सेप्ट एंडोर्स करने की, तो ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एंडोर्स नहीं कर सकती। बात समझ आई बेटा? मेरे ख्याल से पूरा पॉइंट समझ आया बेटा। कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। चलें बच्चे, चलो देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वैसे बेटा एक बात बताओ, अभी तक हमने 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तो देखे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। बेटा अब यही 3 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इनका आगे कुछ क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है। तो एक बार बताओ, प्राइमरी क्लासिफिकेशन तो क्या हो गया आपका? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। अब इन्हीं तीनों को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो एक बात सुनना बेटा, ये आगे भी आएगा, अभी सुनना। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो बेटा एक बार बताओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तो बेटा 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड थे, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट बेटा? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो ये तो बेटा हमने पढ़ लिया सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। अब बेटा अब हुआ क्या, अब उन्होंने ना इन्हीं तीनों को बेटा आगे फर्दर क्लासिफाई किया है, इन्हीं तीनों को आगे फर्दर क्लासिफाई किया है। ठीक है, कैसे बेटा जरा देखना। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स, बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड एंड बेटा टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेटा इन्हीं तीनों को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स यानी विच आर पेबल बाय ऑर्डर, बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर पेबल टू बेयरर, तीसरे पेबल ऑन डिमांड, डिमांड मतलब जब मर्जी चाहे, और फोर्थ आते हैं बेटा टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन्हीं तीनों को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है बेटा 4 पार्ट्स में, ऑर्डर, बेयरर, पेबल ऑन डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आ जाओ बेटा करते हैं। क्या डिफरेंस है इनमें? देखो ऑर्डर बेटा आपको अच्छी तरह पता है बेटा, एक बार बताओ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? विच आर पेबल टू ऑर्डर। पेबल टू ऑर्डर मतलब पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकते हैं बेटा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर। मतलब बेटा क्या हुआ इसका मतलब? जैसे सपोज मुझे बेटा एक्स का पैसा देना है। किसका पैसा देना है मुझे? एक्स का। तो या तो मैं पैसा दूं एक्स को, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन, या मैं पैसा दूं एक्स को या जिसको एक्स ने ऑर्डर किया है, पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर। तो पर्टिकुलर पर्सन तो हो गया एक्स, और हिज ऑर्डर मतलब जिसको एक्स ने कहा है पैसा देने को। तो एक बार बताओ बेटा, एक बार बताओ, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स बेटा फर्दर 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? फर्दर बेटा 3 तरह के। सुनो कौन कौन से? या तो मैं पैसा दूं बेटा पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन एक्स को, या मैं पैसा दूं एक्स को और हिज ऑर्डर। और हिज ऑर्डर मतलब जिसको एक्स कहेगा उसको दूं। या तो मैं एक्स को दूं, या मैं एक्स को
ठीक है, एक्स को दूं या उसके ऑर्डर को दूं, मतलब जिसको एक्स ऑर्डर करेगा देने के लिए मैं उसको दूंगा। और तीसरा आता है बेटा इसमें, वो भी वही सेम बात है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब हिज ऑर्डर। यानी बेटा एक बार बताओ, या तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करूं इन द नेम ऑफ एक्स, ठीक है, मैं लिखूं आई प्रॉमिस टू पे एक्स अ सम ऑफ रुपीज 50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, तो ये तो हो गया पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। या मैं लिखूं उसमें आई प्रॉमिस टू पे एक्स और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ 50,000 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ, या तो मैं एक्स को दूंगा या जिसको एक्स ऑर्डर करेगा उसको दूंगा, ठीक है। अच्छा, या मैं लिखूं आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 50,000 टू ऑर्डर ऑफ एक्स, टू ऑर्डर ऑफ एक्स, टू ऑर्डर ऑफ एक्स मतलब जिसको एक्स ऑर्डर करेगा उसको दूंगा। तो बात समझो, पहले केस में सपोज बेटा एग्जांपल लो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल बात है। सपोज एक्स कहता है मेरा पैसा मुझे नहीं वाई को देना है, तो हिज ऑर्डर कौन है, हिज ऑर्डर बेटा कौन है, वाई। अब सुनो बात समझो। पहले केस में बेटा मैंने क्या लिखा, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 50,000 टू एक्स फॉर वैल्यू रिसीव्ड, दिस इज पेबल बाय ऑर्डर टू अ पर्टिकुलर पर्सन। दूसरे में मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 50,000 टू एक्स और हिज ऑर्डर, यानी जिसको एक्स ऑर्डर करेगा उसको दूंगा। तो या तो एक्स को दूंगा या जिसको एक्स ऑर्डर करेगा उसको दूंगा, मतलब वाई को, पक्का, यानी एक्स को दूंगा या वाई को दूंगा। और तीसरे में मैंने क्या लिखा, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 50,000 टू ऑर्डर ऑफ एक्स, मतलब सिर्फ किसको दूंगा, जिसको एक्स ऑर्डर करेगा, एक्स को नहीं दूंगा, जिसको एक्स ऑर्डर करेगा उसको दूंगा। अब एक्स वाई को ऑर्डर करता है तो वाई को देना पड़ेगा, जेड को ऑर्डर करता है तो जेड को देना पड़ेगा। तो तीनों बातों में बेटा डिफरेंस है। अच्छा, मैंने क्या कहा बेटा, इस केस में तो मैं लिखूंगा आई, इस केस में तो मैं लिखूंगा आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 50,000 टू एक्स फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो यहां पर बताओ मैं किसको पे कर रहा हूं बेटा, एक स्पेसिफिक पर्सन को पे कर रहा हूं ना मैं, एक्स को। ये तो बेटा पहला केस हो गया। अब सुनो दूसरा केस बचे, ये वाला केस। यहां पर बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 50,000 टू एक्स और हिज ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीव्ड। क्या मतलब हुआ इसका, या तो एक्स को दूंगा या जिसको एक्स ऑर्डर करेगा उसको दूंगा, ठीक है। और तीसरे में बेटा मैंने क्या लिखा, तीसरे में मैंने बेटा क्या लिखा, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 50,000 टू ऑर्डर ऑफ एक्स फॉर वैल्यू रिसीव, मतलब जिसको एक्स ऑर्डर करेगा उसको दूंगा। तो मेरे ख्याल से बेटा तीनों बातों में डिफरेंस क्लियर हुआ। पहले में मैं पैसा किसको दे रहा हूं, एक्स को। दूसरे में मैं पैसा किसको दे रहा हूं, एक्स को या फिर जिसको एक्स ऑर्डर करेगा। तीसरे में मैं पैसा एक्स को नहीं दे रहा हूं, उसके ऑर्डर को दे रहा हूं, मतलब जिसको एक्स ऑर्डर करेगा। बात समझ आई बेटा। दीज आर नोन एज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। तीनों ही केसेस में अगर आप देखो तो आप पैसा बेटा एक पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हो या जिसका नाम पर्टिकुलर पर्सन लेगा। तो या तो उस पर्टिकुलर पर्सन को दो या जिसका नाम वो कहेगा उसको देना पड़ेगा। अच्छा बेटा, बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था। बेटा ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जो बेटा किसी पर्टिकुलर पर्सन को इशू नहीं किया जाता है, जिसके पास जो होल्डर है ना बेटा,
उस बेयरर इंस्ट्रूमेंट का, वो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करवा सकता है, एनकैश करवा सकता है। मतलब कैन बी एनकैश्ड बाय एनी पर्सन, कैन बी एनकैश्ड बाय एनी पर्सन होल्डिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा बेयरर इंस्ट्रूमेंट को कोई भी एनकैश करवा सकता है जो उस बेयरर इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, होल्ड करता है बेटा। ये बेटा किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया गया है, जिसके पास ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है ना, वो ही इस बेयरर इंस्ट्रूमेंट को क्या करवा सकता है, एनकैश करवा सकता है। अब बेटा मेरे साथ साथ ना एक बार जरा इस पे आओ। बेयरर इंस्ट्रूमेंट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बेयरर। बेयरर मतलब होल्डर, जिसके पास है वो ही उस इंस्ट्रूमेंट को एनकैश करवा सकता है। अगली एक बात सुनना बेटा, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन विच लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। अब ये क्या हुआ बेटा, सुनना बेटा। एक ना एंडोर्समेंट्स वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा, एक ना ब्लैंक एंडोर्समेंट होती है बेटा, जिसे हम एंडोर्समेंट इन ब्लैंक भी कहते हैं। ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं बेटा। जैसे बच्चे अगर आपने कभी चेक देखा हो ना, चेक, देखो ये आपका चेक है, ये बेटा आपका चेक है। सुनो, यहां पर बच्चे आती है डेट, यहां पर डेट आती है, यहां पर आता है टू, टू मतलब पेई का नाम, यहां पर बेटा टू आएगा, और यहां पर लिखा होता है बेटा बेयरर ऑब्लिक ऑर्डर, ठीक है। और यहां पर बेटा लिखा होता है फॉर, मतलब कितने रुपए का चेक है वो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ता है बेटा, ठीक है। और यहां पर बच्चे आपका फिगर लिखनी होती है, यहां पर आपकी फिगर आती है, तो 50,000 रुपीज का चेक है, तो यहां पर 50,000 आएगा, और यहां पर वर्ड्स में लिखा जाएगा 50,000 ओनली, 50,000 ओनली, ठीक है बेटा, समझ आया। अच्छा अब सुनो सुनो, और बेटा यहां पर आता है, ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट में आता है आपका सिग्नेचर, किसका, ड्रॉर का सिग्नेचर। यहां पर बेटा ड्रॉर का सिग्नेचर आता है। किसका, ड्रॉर का। कुछ बेटा ऐसा होता है चेक आपका, अब बेटा देखो सुनो, अब तरीके क्या क्या हो सकते हैं, बेयरर इंस्ट्रूमेंट कब कहलाएगा, सुनना, लिखना मत बेटा, लिखना मत। जैसे एग्जांपल दो, मैं ये चेक काट रहा हूं मिस्टर एक्स को, तो मैंने यहां पर लिखा बेटा मिस्टर एक्स, लेकिन मैंने ना बेटा यहां पर ऑर्डर वर्ड काट दिया, मतलब बेटा ऑर्डर काटते ही ये चेक क्या हो गया, बेयरर। बेयरर मतलब जिसके पास ये चेक है ना, अब वो मिस्टर एक्स हो या कोई और हो, जिसके पास ये चेक है वो बेटा इस चेक को जाके बैंक के पास जाके एनकैश करवा सकता है। ऑर्डर वर्ड काटते ही ये बेयरर बन जाता है बेटा, और एक बार बेयरर हो गया ना, तो कोई भी बेटा जिसके पास ये चेक है ना, वो बैंक के पास जाके इसे एनकैश करवा सकता है। एक तरीका तो ये है बेयरर करने का, ठीक है। अच्छा अब बेटा बेयरर करने का एक और तरीका क्या है बेटा, नीचे ड्रॉर का साइन होता है, लिखना करना मत आप बेटा, नीचे ड्रॉर का साइन होता है। सपोज मैंने दिया ये चेक, तो मेरा साइन हो गया करण गुप्ता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा बेटा, सुनो,
मैंने क्या करा बेटा, मैंने नीचे साइन करा, लेकिन मैंने यहां पर नाम बेटा फिल ही नहीं करा। नो नेम रिटन, मैंने नाम ही नहीं फिल करा। अब बताओ, नाम नहीं फिल करा, इसका मतलब बेटा क्या हुआ? कोई भी पर्सन अपना नाम लिख के उसको क्या करवा सकता है? एनकैश करवा सकता है। अगर मैंने साइन करा है और नाम नहीं लिखा है ना, दैट इज नोन एज ब्लैंक एंडोर्समेंट। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैंक एंडोर्समेंट। ये केस है आपका ब्लैंक एंडोर्समेंट का, जिसमें मैंने साइन तो कर दिया अपना, लेकिन मैंने नाम नहीं लिखा। अब नाम नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पर्सन जिसके पास ये चेक है वो अपना नाम लिख के इसे क्या करवा सकता है? एनकैश करवा सकता है। तो बेटा ब्लैंक एंडोर्समेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट इज नॉट पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन। कोई भी पर्सन इसको क्या करवा सकता है? एनकैश। तो बेटा या तो मैं नाम लिखूं और ऑर्डर वर्ड काट दूं तो वो बेयरर बन गया, या मैं साइन करूं और नाम लिखूं ही ना, तो जो मर्जी चाहे बेटा अपना नाम लिख के उसे क्या करवा सकता है? एनकैश। तो वो भी क्या होगा? बेयरर। लो बेटा, बनाना चाहते हो ब्लैंक एंडोर्समेंट का ये चेक, बना लो। बाकी बेटा यहां पर आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, यहां पर अकाउंट नंबर आ जाता है। ठीक है, ये बेटा आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। यहां पर जो चेक दे रहा है ना उसका अकाउंट नंबर बेटा आ जाएगा 16 डिजिट का या 14 डिजिट का, जो भी है। बताओ बेटा, मेरे को बात समझ आ रही है सबको? तो ये भी एक तरह से बेटा क्या होता है? बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ब्लैंक एंडोर्समेंट। तो या तो मैं ऑर्डर वर्ड काटूं, नाम लिखूं, ऑर्डर वर्ड काट दूं और नीचे साइन मार दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ऑर्डर वर्ड काटते ही ना इट इज पेबल टू एनीवन, जिसके पास ये है ना वो उसे एनकैश करा सकता है। दूसरा तरीका क्या है? मैं साइन करूं, नाम लिखूं ही ना, नाम लिखा नहीं, इसका मतलब कोई भी पर्सन अपना नाम लिख के उसे क्या करवा सकता है? एनकैश करवा सकता है। इसे हम कहते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट, या आप कह लो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, वो एक ही बात होगी बेटा। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से समझ आया सबको? चलें आगे, आओ बेटा। अच्छा, बाकी ये बेटा मैं आपको बता चुका हूं, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर। बेटा प्रॉमिसरी नोट हमेशा टू अ पर्टिकुलर पर्सन होता है या टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन होता है, बेयरर हो ही नहीं सकता बेटा प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर हो सकता है, बट बेयरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। और डिमांड का मतलब क्या? जब मर्जी चाहे। ठीक है, अब देखो बेटा, थर्ड आता है इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड। आपको अच्छी तरह पता है बेटा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है विच इज पेबल ऑन डिमांड। बेस्ट एग्जांपल बेटा चेक। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड बेटा, क्योंकि चेक की ना कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, तो आप जब मर्जी चाहे बैंक के पास जाके उस चेक को क्या करवा सकते हो? एनकैश। इट इज पेबल ऑन डिमांड, मैच्योरिटी डेट तक रुकने की जरूरत नहीं है। जब आप जाओगे बैंक के पास चेक को एनकैश कराने, बैंक को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो देखो, a negotiable instrument on which time for payment maturity date is not specified। तो बेटा चेक पे maturity date चेक की कोई नहीं होती है। a negotiable instrument which is expressed to be payable on demand, a check is always payable on demand। a demand instrument may be presented for payment anytime। आप जब मर्जी चाहे चेक को बैंक के पास जाके क्या कर सकते हो? प्रेजेंट कर सकते हो, और बैंक को वो चेक एनकैश करना पड़ेगा। और बेटा डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स में डेज ऑफ ग्रेस नहीं होते हैं, चेक का कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं होता है बेटा। ठीक है, ये आपका बेटा इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड हो गई। एग्जांपल लिखना चाहते हो यहां पर तो लिख लो चेक। बेस्ट एग्जांपल है बेटा पेबल ऑन डिमांड का चेक।
ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद फिर आते हैं बेटा टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, टाइम इंस्ट्रूमेंट्स बेटा एग्जाम्पल देखना भी, एन इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम फॉर पेमेंट यानी मेच्योरिटी डेट इज स्पेसिफाइड। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों में बेटा मेच्योरिटी डेट मेंशन्ड होती है, तो उन दोनों को क्या कहेंगे? टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। अ टाइम इंस्ट्रूमेंट मे बी पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डे या आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड या अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट। क्या होता है मैं अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगा बेटा, आफ्टर साइट। और अ सर्टेन पीरियड आफ्टर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। बेटा अभी सब डिस्कस करता हूं ये चीजें। तो कहने का मतलब बेटा टाइम इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी होती हैं? विच आर पेबल, जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट होती है बेटा। तो जिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी डेट होती है ना, उन्हें हम बेटा टाइम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जैसे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकी बेटा मैच्योरिटी डेट होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है बेटा। अब बेटा एक बात और याद रखना, ये जो टाइम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, दीज आर पेबल आफ्टर ऑन अ स्पेसिफिक डे, या ये पेबल हो सकते हैं ऑन अ स्पेसिफिक डे या अ सर्टेन पीरियड, या ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड, ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, या ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, या ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, या बेटा आफ्टर साइट। ये अभी सब बेटा अभी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर एग्जांपल्स देके बेटा आपको बताऊंगा। या तो ये पेबल हो सकते हैं ऑन अ स्पेसिफिक डे, या ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, या ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट सर्टेन होना चाहिए बेटा, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। और या फिर ये पेबल हो सकते हैं आफ्टर साइट। क्या डिफरेंस है बेटा अभी सब बताता हूं अभी आपको, लिखना चाहो लिख लो, अभी करेंगे बेटा डिस्कस। करें आगे। देखो अब बेटा मतलब आता है मीनिंग ऑफ एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट और बेटा आफ्टर साइट। अब क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में बेटा सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा आपको, कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटे। देखो बेटा 3 वर्ड्स हैं, इनफैक्ट 3 क्या 2 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है बेटा एट साइट, जिसे हम ऑन प्रेजेंटमेंट कहते हैं, ऑन प्रेजेंटमेंट। एक तो ये वर्ड है बेटा एट साइट, जिसे हम ऑन प्रेजेंटमेंट कहते हैं, और दूसरा वर्ड है बेटा आफ्टर साइट। ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक होता है आफ्टर साइट। तो बेटा ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट साइट, आफ्टर साइट। और बेटा मैं अगर ना थोड़ा सा आपको ये साइट वर्ड का मतलब बताऊं, साइट वर्ड का मतलब बताऊं, तो बेटा साइट वर्ड का मतलब होता है देखते ही। बेटा साइट वर्ड का मतलब होता है देखते ही। लिखना चाहो लिख लो, साइट वर्ड का मतलब होता है देखते ही। ठीक है, क्या रेलेवेंस है बेटा इसका? बेटा एट साइट का मतलब देखते ही ऑन प्रेजेंटमेंट। ऑन प्रेजेंटमेंट को बेटा मैं नाम दे सकता हूं ऑन डिमांड। देखते ही, जैसे ही प्रेजेंट करूंगा पैसा चाहिए, जैसे ही डिमांड करूंगा पैसा चाहिए। तो एट साइट का मतलब होता है बेटा ऑन डिमांड, देखते ही।
आप पैसा प्रेजेंट करते ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, प्रेजेंट करते ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मैं भी थोड़ा सा समझाता हूं आपको, पहले इतना लिखो बेटा। बेटा एट साइट का मतलब हुआ देखते ही, और बेटा आफ्टर साइट का मतलब होता है देखने के बाद, देखने के बाद। एट साइट मतलब देखते ही, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, और आफ्टर साइट का मतलब देखने के बाद। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। अभी बेटा इमेजिन करो, ये देखो यहां पर एग्जांपल लिखो। इमेजिन करो ए है और बेटा बी है। ए और बी। बेटा अब क्या हुआ, ए ने बी के ऊपर ना एक बीआर ड्रॉ करा, 1 लाख रुपए का बीआर ए ने बी के ऊपर क्या करा बेटा, ड्रॉ करा। तो ए ने बी के ऊपर बीआर ड्रॉ करा 1 लाख का, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह पता है बीआर में, बीआर का ड्यू डेट लिखी होती है, बीआर में बीआर की ड्यू डेट लिखी होती है। मैं डेट लिख रहा हूं, मैं जरा सुनना बेटा। ए ने ये बीआर ड्रॉ किया था 1 जैन को, और ये बीआर बी ने एक्सेप्ट करा 5 जैन को। और बेटा बिल में टेन्योर लिखा हुआ है, टेन्योर, बिल में टेन्योर लिखा हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर साइट, लिखा हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर साइट। अब समझना बात, वैसे आपने ये पढ़ा हुआ है बेटा चीज, फाउंडेशन लेवल पे आपको पढ़ाई हुई है मैंने, आफ्टर साइट का केस। अब सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। बेटा मेरे को बताओ टेन्योर क्या लिखा हुआ है, 3 मंथ्स आफ्टर साइट। तो पता है ये 3 मंथ्स बेटा कहां से काउंट होंगे, सुनो सुनो ध्यान से सुनना, ये 3 मंथ्स कहां से काउंट होंगे, आफ्टर साइट। मतलब सुनो, मतलब मैं ए हूं, आप बी हो, मैं आपको कह रहा हूं ये 3 मंथ्स काउंट होंगे तेरे देखने के बाद। बात समझना बेटा, आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का क्या मतलब है, देखने के बाद। ये 3 मंथ्स काउंट होंगे तेरे देखने के बाद। और तूने कब देखा, 5 जैन को। तो बेटा ड्यू डेट जो आएगी ना इस बिल की, इस बिल की जो ड्यू डेट आएगी बेटा, वो आएगी 5 जैन प्लस 3 मंथ्स, यानी 5 जैन प्लस 3 मंथ्स। तो एड अप करो बेटा, फेब मार्च अप्रैल, तो इसकी ड्यू डेट आएगी 5 अप्रैल प्लस, आपको पता है इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा बेटा 8 अप्रैल आपकी ड्यू डेट। तो बेटा बात समझो, आफ्टर साइट का रेलेवेंस समझो, तेरे देखने के बाद ये 3 मंथ्स शुरू होंगे। तूने देखा 5 तारीख को, तो काउंटिंग 5 तारीख के बाद से शुरू होगी। 5 जैन प्लस 3 मंथ्स, यानी आपका 5 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस आपका 8 अप्रैल। तो आफ्टर साइट का मतलब होता है तेरे देखने के बाद वो टाइम शुरू होगा। बात बताओ, समझ आई बेटा? पक्का क्लियर हुआ? ये तो मतलब हुआ बेटा आफ्टर साइट, काउंटिंग होगी तेरे देखने के बाद 3 मंथ्स, तेरे देखने के बाद 3 मंथ्स काउंट होंगे। तूने देखा 5 तारीख को, तो 5 तारीख के बाद से 3 मंथ्स, ठीक है। अच्छा बेटा अगर मैं एट साइट लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, जरा सुनना। ए बी,
चलो बेटा एक काम करते हैं, ये जो बी है ना ये बैंक है, ये जो बी है ये बैंक है। ए ने क्या करा, ए ने एक चेक ड्रॉ करा इन फेवर ऑफ बैंक, चेक ड्रॉ किया इन फेवर ऑफ बैंक। ठीक है, चेक ड्रॉ करा इन फेवर ऑफ बैंक, तो ए हो गया बेटा ड्रॉर और बी हो गया आपका ड्रॉई। बी बेटा आपका ड्रॉई, कॉपी कर लो बेटा। बी आपका ड्रॉई, तो ए ने चेक ड्रॉ करा इन फेवर ऑफ बी, बैंक। कॉपी कर लो बच्चे। तो बेटा मेरे को एक बार बताओ, ए ने चेक ड्रॉ किया इन फेवर ऑफ बैंक, ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता है बेटा जो चेक होता है ना वो बेटा उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चेक इज ऑलवेज पेबल, चेक इज ऑलवेज पेबल एट साइट। बेटा एट साइट मतलब ऑन प्रेजेंटमेंट। चेक इज ऑलवेज पेबल, बेटा बोलने की जरूरत ही नहीं है। चेक इज ऑलवेज पेबल एट साइट यानी ऑन प्रेजेंटमेंट यानी ऑन डिमांड। तो बेटा अब समझो ना, मतलब एट साइट का क्या मतलब हुआ। एट साइट बेटा, एट साइट का मतलब हुआ जैसे ही, सुनो सुनो, मैं ड्रॉर हूं बेटा, ए हूं, आप बैंक हो, मैं आपको बोल रहा हूं जैसे ही तू चेक देखेगा ना, जैसे ही तू चेक देखेगा तुझे वो पैसा देना पड़ेगा, उसी वक्त ऑन डिमांड तुझे वो पैसा देना पड़ेगा। तो मैं बैंक से कह रहा हूं ये चेक है पेबल एट साइट, ऑन डिमांड मतलब एट साइट मतलब देखते ही, जैसे ही तूने चेक देखा तुझे बेटा चेक का पैसा देना पड़ेगा, चेक को एनकैश करना पड़ेगा। तो एट साइट वर्ड का मतलब होता है बेटा देखते ही। एट साइट का मतलब क्या हुआ बेटा, देखते ही। तो देखते ही, चेक को देखते ही तुझे चेक का पैसा देना पड़ेगा। चेक देखते ही तुझे चेक का पैसा देना पड़ेगा। तो चेक हमेशा पेबल एट साइट होता है बेटा। तो आफ्टर साइट लिखा है 3 months आफ्टर साइट, तो मतलब तेरे देखने के 3 महीने के बाद, ठीक है। और एट साइट मतलब आज अभी इसी वक्त, जैसे ही तूने देखा तुझे बेटा चेक का पैसा देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बच्चे भूलोगे नहीं कभी आफ्टर साइट और एट साइट। आफ्टर साइट मतलब तेरे देखने के बाद, एट साइट मतलब देखते ही। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको। चलो एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से इस लेक्चर में हमने काफ़ी नई नई बातें बेटा डिस्कस करी हैं, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ मेरे ख्याल से एट साइट आफ्टर साइट का डिफरेंस। कॉपी कर लो बेटे। चलो बच्चे बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।